हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स डेरिवेटिव्स बेसिक्स फॉर बिगनर्स। आज की वीडियो में हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन देंगे कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अगर आप लोग वो व्यक्ति हैं जिनको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या फिर आप सीखना चाहते हैं और आपको नहीं पता है डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें जस्ट हम एक ओवरव्यू लेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसके अंडर क्या आता है। इसमें हम डीप डाउन डाइव नहीं कर रहे होंगे। इसमें आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि आगे आने वाली वीडियोस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड वन हेड्स अप फॉर ऑल द व्यूअर्स कि ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको रियल लाइफ इन्वेस्टिंग टेक्निक्स बताऊंगी कि आप आइए स्टॉक मार्केट में जाइए ऐसे इन्वेस्ट करिए। नो, दिस वीडियो इज नॉट फॉर दोज व्यूअर्स। दिस इज फॉर द व्यूअर्स हु आर एमिंग टू स्टडी द फाइनेंशियल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट कि आप किस मेंटालिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो कमिंग टू द डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। वी अगेन, जिनको नहीं पता है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज़ एन एप्लीकेशन। ऑल द टूल्स दैट वी यूज इन द मैथमेटिक्स, जब हम हायर लेवल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आफ्टर द हाई स्कूल, तो उसमें हम जो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें एक हमारे पास एप्लीकेशन आती है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो फाइनेंस की दुनिया में हाउ मैथमेटिक्स हेल्प यू टू मैनेज योर मनी, टू इन्वेस्ट एंड एटसेट्रा। तो ये सब उस चीज़ के बारे में होगा। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में एक सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है डेरिवेटिव्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर डेरिवेटिव्स? क्या वो कुछ टेंजिबल एसेट्स होते हैं कि जिनको हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं? लाइक वी ऑल आर अवेयर कि अगर हमारे पास कुछ मनी है, वी वांट टू इंक्रीज दैट मनी। हम चाहते हैं कि हमारी जो मनी है हम उसे कहीं इन्वेस्ट करें ताकि वो और बढ़े, राइट? तो डेरिवेटिव्स क्या कोई एसेट्स हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं और कल को जब उनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो हम उन्हें सेल करके मनी वापस ले लेते हैं, या वो एक मीडियम है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो डेरिवेटिव्स क्या है? फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स whose value is derived from an underlying asset such as stock, bond और commodity. बाय द डेफिनेशन ये चीज अभी क्लियर हुई होगी थोड़ी कि जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज नॉट एन एसेट इटसेल्फ। ऑफ कोर्स इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेट, बट उसकी वैल्यू किसी और एसेट के ऊपर डिपेंड है। ऐसे नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर एसेट है जिसको हम ले बेच रहे हैं और उससे हम अपनी मनी को बढ़ा रहे हैं। नो, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल एसेट है जिसकी वैल्यू किसी और एसेट पर डिपेंड करती है। और वो एसेट किस टाइप का होगा? स्टॉक हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है, या कोई कॉमोडिटी हो सकती है। वी ऑल आर अवेयर ऑफ द शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, जिसमें बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं, उनके स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, ठीक है? उन्हीं कंपनीज में बॉन्ड्स होते हैं। एंड कॉमोडिटीज, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमोडिटीज? कोई भी आपकी मेटल हो गई जैसे, राइट? गोल्ड, सिल्वर, स्टील, वी टॉक एंड लिसन ऑल अबाउट दैट। तो ये आपकी कॉमोडिटी के अंदर आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू किसी स्टॉक, बॉन्ड या कॉमोडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज नॉट इटसेल्फ अ प्रॉपर एसेट। ये एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू किसी और एसेट पर डिपेंड कर रही है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो व्हाई वी यूज दीज डेरिवेटिव्स? हमें इनकी जरूरत क्यों है? हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, लाइक अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो रोज सुबह 9:15 पे स्टॉक मार्केट ओपन होती है एंड 3:30 तक वो क्लोज हो जाती है। एंड बाय रोज सुबह आई मीन कि जो वीक डेज होते हैं, वर्किंग डेज होते हैं, राइट? तो कोई भी जो ट्रेडर है, कोई भी व्यक्ति है जिसे इन्वेस्टमेंट करनी है, वो डायरेक्ट मार्केट में, लाइक जो भी प्रोसीजर होता है आपका अकाउंट बनाने का, इन्वेस्टमेंट का, वाया ब्रोकर या आजकल जैसे कितने सारे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, तो वाया दोज मीडियम्स वो डायरेक्ट मार्केट में जा सकता है एंड इन्वेस्ट कर सकता है। एंड जो भी स्टॉक का प्राइस होगा या उस कमोडिटी का प्राइस होगा उसमें वो खरीदेगा एंड जब वो इंक्रीज हो जाएगा देन उसको सेल करके ही और शी कैन अर्न मनी। तो इसमें हमें डेरिवेटिव्स को लाने की क्या जरूरत पड़ी? नो, बिकॉज व्हेन वी आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, जब हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क, लॉट ऑफ चांस दैट यू विल लूज द मनी। आपने आज किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, यू थिंक, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली आप इस मेंटालिटी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो कि दिस स्टॉक हैज अ लॉट ऑफ स्कोप इन फ्यूचर टू ग्रो योर मनी, राइट? बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। रियलिटी में जरूरी नहीं है कि हर वो स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो विद दिस माइंडसेट कि ये स्टॉक आपको आपके पैसे बढ़ा कर देगा, ऐसा नहीं होता है। जो मार्केट है वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कंपनी की ग्रोथ पे डिपेंड करती है, राइट? तो कल को सपोज आपने आज इन्वेस्ट किए, कल को देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि वो स्टॉक आपके पैसे बढ़ाने के बजाय घटा दे। और इट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि वो जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है।
राइट. देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व व्हेन यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. और स्टॉक मार्केट में वही आपका सब स्टॉक बॉन्ड कमोडिटी समझ आता है. लाइक आप पैसे में इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक डॉलर एंड रुपी, राइट. आप मेटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो. सो इट कैन बी एनीथिंग. तो उस रिस्क को डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए डेरिवेटिव्स को लाया गया. एंड नॉट ओनली दैट, जो बेसिकली जो आपकी ग्रोथ है पैसे की, राइट, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? प्राइस मूवमेंट्स पे. किसकी प्राइस मूवमेंट पे? एसेट के प्राइस मूवमेंट पे. कि कोई भी जो आपका एसेट है, स्टॉक है, बॉन्ड है, कमोडिटी है, उसका प्राइस आज ये है, कल को ये होगा, या कल को ये होने वाला है, राइट. तो देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. तो ये प्राइस का मूवमेंट हुआ, बढ़ रहा है तो प्राइस का मूवमेंट अपवर्ड्स हो गया, घट रहा है तो डाउनवर्ड्स हो गया, राइट. तो उस प्राइस मूवमेंट को स्पेकुलेट करने के लिए फर्स्ट इंटेंशन क्या है? पहले हम सिक्योरिटी ढूंढते हैं, राइट. तो जो भी रिस्क है उसे मैनेज करना, उसके अगेंस्ट अपने आप को सिक्योर करना, फर्स्ट रोल ये डेरिवेटिव का. वंस वी फील दैट ओके, हमने अपने आप को स्टेबल कर लिया, सिक्योर कर लिया, उसके बाद वी ट्राई कि हाँ, इनको यूज करके हम अपनी मनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, राइट. एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी व्हेन वी थिंक, हमारी पहले हम बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, विच इंक्लूड सेफ्टी. जब हमारी वो बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, देन उसके बाद हम सोचते हैं कि हम अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हैं. दिस इज सेम हैपनिंग विद द डेरिवेटिव्स. हमारा मेन इंटेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि हमें मैनेज करना है रिस्क को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है पोटेंशियल लॉसेस के अगेंस्ट. देन उसके बाद हमने सोचा कि हाउ वी कैन यूज दिस डेरिवेटिव्स टू स्पेक्यूलेट. स्पेक्यूलेट क्या आप समझ सकते हैं कि अंदेशा लगाना, कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आज ये स्टॉक का प्राइस ये है, कल को ये स्टॉक का प्राइस ऐसे बढ़ेगा या ऐसे चलेगा, कि बढ़ेगा घटेगा जैसे भी जाएगा, या स्टेबल रहेगा, कि देयर विल नॉट बी एनी प्राइस मूवमेंट. तो ये कारणों के कारण हमने डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया, राइट. आई होप इतना आपको क्लियर होगा. देन नेक्स्ट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं? हमने क्या समझा? जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है एसेट्स के ऊपर. वो एसेट्स किस टाइप के हो सकते हैं? स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, या कोई कमोडिटी हो सकती है. ओके. तो अब हम कह रहे हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो जो डेरिवेटिव्स हैं, वो कितने टाइप के हो सकते हैं? तो मेनली 4 टाइप्स के डेरिवेटिव्स होते हैं. फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्वैप्स. इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में जस्ट एक ओवरव्यू होगा कि हाँ, लाइक व्हाट आर दे, बट मैथमेटिकली हम डीप डाउन इनमें डाइव करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस. ऑलराइट. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? आपके बिल्कुल सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो आप कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में फर्स्ट जो मीनिंग एस्टैब्लिश होता है कि या देयर इज अ डील बिटवीन टू और मोर पीपल, दैट ओके, वन हैज टू गिव दिस एंड वन हैज टू बाय, राइट. तो सेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पर्सन, एक पार्टी जो होती है वो बेचने का वादा करती है, और जो दूसरी पार्टी होती है वो बेचने वाली पार्टी से उस एसेट को खरीदने का वादा करती है एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर. ऐसे नहीं है कि हाँ भाई आज हमने बस वादा किया कि हाँ भाई मैं तुझसे खरीदूंगा और मैं तुझे बेचूंगा. नो, इट इज मोर अबाउट कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे एंड फ्यूचर में इस पर्टिकुलर डेट पे. ऐसे नहीं है कि फ्यूचर में डेट आपने फिक्स करी, इस दिन आप प्राइस के ऊपर नेगोशिएट कर सकते हो. देयर इज नो नेगोशिएशन अलाउड. ओके. तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें बेचने और खरीदने का वादा किया जाता है दो पार्टीज के बीच में एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर इन अ फ्यूचर डेट. और जो ये स्पेसिफिक प्राइस होता है इसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस. ये आपको ऑप्शंस में भी आएगा, ये आपको फ्यूचर्स में भी आएगा. तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं. इसी के ऊपर आपकी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करेंगी डेरिवेटिव्स की. तो इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्राइक प्राइस को अच्छे से समझ लें कि क्या होता है. ये एक स्पेसिफिक प्राइस होता है जिसके ऊपर हम वादा करते हैं कि हाँ, हम ये इसी प्राइस पे ही मैं तुम्हें इस डेट पे इस एसेट को बेचूंगा, और दूसरी पार्टी कहती है कि हाँ, इस स्पेसिफिक प्राइस पे ही इस डेट पे मैं तुमसे इस एसेट को खरीदूंगा. लाइक बोथ द पार्टीज एग्री, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है. ऑलराइट. सेकेंड टाइप है हमारे पास ऑप्शंस. ऑप्शंस जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें बायर को राइट होता है बट नॉट ऑब्लिगेशन. फॉरवर्ड्स में क्या था कि आपको इस पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना और बेचना है, बट ऑप्शंस में जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना है या बेचना है. उस पर्टिकुलर डेट पे इन फ्यूचर जिस पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो रही है, उस टाइम तक आपके पास एक ये ऑप्शन रहता है कि आप अपना मन बदल सकते हो. सपोज आपने वादा किया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आप कोई पर्टिकुलर जो एसेट है उसको आप बेचोगे किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जिसके ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, राइट. तो आपने वादा किया सामने वाली पार्टी से कि हाँ, इस डेट को मैं तुम्हें ये स्टॉक बेचूंगा इस पर्टिकुलर प्राइस पे. पर जब वो डेट आई
आपका मन किया कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू सेल, तो आप नहीं बेच सकते। मतलब आपके पास वो राइट है कि आप नहीं बेचोगे, वो आपको ऑब्लिगेशन है कि आप हाँ कि कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो इसलिए आपको बेचना ही पड़ेगा, नहीं। यू हैव द राइट कि आप डिनाई कर सकते हो कि नहीं, मैं तुम्हें ये स्टॉक बेचना नहीं चाहता। सो ऑप्शंस आर बेसिकली अबाउट दैट। सिमिलरली सामने वाली पार्टी के पास भी होता है, वो डिपेंड करता है कि किसने प्रीमियम पे किया है। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। इट इज जस्ट एन ओवरव्यू। ऑप्शंस जो है बहुत ही डिटेल टॉपिक है, मतलब इतना वास्ट टॉपिक है, इसमें आप बहुत बहुत चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, तो ये जस्ट एक डेफिनेशन है कि हाँ ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो फ्यूचर्स होते हैं दे आर ऑल्सो सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स एज फॉरवर्ड्स, बस देयर आर 1 और 2 पॉइंट्स जो आपके डिफर करते हैं। लाइक कि जो फ्यूचर्स होते हैं वो एक्सचेंजेस में ट्रेड किए जाते हैं। ओके, स्वैप्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो द एग्रीमेंट्स जिनमें कैश फ्लोज एक्सचेंज किए जाते हैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे या बेस्ड ऑन किसी अंडरलाइंग एसेट पे। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। इट्स जस्ट एन ओवरव्यू। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज आई एक्सप्लेन अर्लियर कि दो पार्टीज हैं जो आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करती हैं टू बाय और टू सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। इसमें जब आप कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, वन पॉइंट इज कि जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, जब वो एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो उस टाइम पे आपको कोई मनी नहीं देने होते हैं। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के कोई पैसे नहीं देने होते हैं। बस सिंपली आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ एक फ्यूचर डेट तय की जाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस तय किया जाता है, आप उसमें एग्री करते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट पे इस प्राइस पे मैं तुम्हें एसेट बेचूंगा, और सामने वाली पार्टी कहती है हाँ मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे तुमसे एसेट खरीदूंगी इस पर्टिकुलर डेट पे। जिस टाइम पे वो एग्रीमेंट लिखा जा रहा है उस टाइम पे कोई पेमेंट नहीं की जाती। ठीक है, वाई वी यूज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स? वही रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जो भी आपकी प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं उससे बचने के लिए। सपोज कि आज एक स्टॉक है जिसका प्राइस ये है, ठीक है, मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें एक पार्टी ने मेरे साथ एग्री किया कि ठीक है इन फ्यूचर इस डेट पे मैं तुमसे ये स्टॉक इतने पैसे में खरीदूंगा। ठीक है, तो अब कल को सपोज कल को वो जो स्टॉक का प्राइस है बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? जो एक स्पेसिफिक प्राइस हमने जिसके ऊपर तय किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस लिखा गया था कि हाँ इस प्राइस पे इससे खरीदा और बेचा जाएगा, इस प्राइस से भी बढ़ जाता है अगर स्टॉक का प्राइस, तो जो खरीदने वाली पार्टी होगी उसे फायदा होगा। कैसे? खरीदने वाली पार्टी उसे स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदेगी और फिर मार्केट में जाके जो उसका एक्चुअल प्राइस होगा उस पर वो बेच देगी। तो जो डिफरेंस आएगा आपका अमाउंट में, दैट विल बी द प्रॉफिट। ओके, सिमिलरली इन केस वो जो स्टॉक का प्राइस है वो घट जाता है, जब तक वो फ्यूचर डेट आती है, वो फ्यूचर डेट आने तक वो जो स्टॉक का प्राइस है वो घट जाता है, राइट, बट ड्यू टू द एग्रीमेंट अब वो जो सामने वाली पार्टी है उसे वो पर्टिकुलर प्राइस भी खरीदना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो बेचने वाली जो पार्टी है उसे फायदा होगा। कैसे? क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक जो प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस जो आपका डिसाइड किया गया था कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर बेचेगी, जबकि इन रियलिटी मार्केट में जो प्राइस है वो अभी कम चल रहा है स्टॉक का। सो दिस वे जो पार्टीज है वो अपने आप को हेज करती है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ दिस एसेट इन द फ्यूचर। तो दिस इज हाउ द रिस्क इज मैनेज्ड यूजिंग द डेरिवेटिव। देन जो आपकी ऑप्शंस है वो आगे आपके डिवाइड होते हैं कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन। ओके, तो जो कॉल ऑप्शंस होती हैं, अब एक बात का ध्यान देना इसमें कि आप लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कोई पेमेंट नहीं किया था जब वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था, बट जब हम ऑप्शंस में आते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में हमें एक राइट दी जाती है कि हम अपना मन बदल सकते हैं इन फ्यूचर, कि हम अपनी बात से पलट सकते हैं। अगर हमने आज वादा किया है कि आज हम इस तारीख को इन फ्यूचर इस प्राइस पे इस एसेट को बेचेंगे, तो हम उस वादे से पीछे हट सकते हैं, ये हमें राइट दी जाती है। बट दिस राइट कम्स एट अ कॉस्ट। उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। मतलब कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है, यू बाय दैट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हो, जिस प्राइस पे खरीदते हो, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। ओके, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि जो कॉल ऑप्शंस है वो आपको एक राइट देते हैं जो आप खरीदते हो। मतलब आप कॉल ऑप्शंस में एक राइट खरीदते हो। कौन सी राइट दी जाती है? कि आप परचेज कर सकते हो, कि आपने जिस पार्टी के साथ वो ऑप्शन लिखा, कॉन्ट्रैक्ट लिखा, उसमें सामने वाली पार्टी कह रही है कि मेरे पास ये एसेट है, मैं इस प्राइस पे इस पर्टिकुलर डेट पे आपको ये दूंगा एसेट, और आपके पास वो राइट रहती है कि आप उस पर्टिकुलर डेट पे इन फ्यूचर उस एसेट को खरीदोगे
बट वो ऑब्लिगेशन नहीं रहती है, राइट रहती है कि आप मना भी कर सकते हो कि हाँ मुझे नहीं खरीदना है। तो ये जो राइट है आपके पास, ये आपके पास कैसे आई, वो ऑप्शन से आई जो आपने खरीदा था, और वो खरीदा जो था वो आपने किस अमाउंट पे खरीदा था, दैट वाज द प्रीमियम अमाउंट और द ऑप्शन प्राइस। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यही है कि जो बायर है वो प्रीमियम देता है फॉर द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। थर्ड पॉइंट कि इसमें आपका पोटेंशियल प्रॉफिट रहता है, वही जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में समझा था कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, सिमिलरली सेम थिंग यहाँ पे होती है। आपको वो प्रॉफिट बनाया जाता है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था कि जब वो स्ट्राइक प्राइस से जो प्राइस है वो बढ़ गया था तो सामने वाली पार्टी को एक प्रॉफिट हुआ था, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल प्रॉफिट। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे आगे। तो सेकंड टाइप क्या है आपकी ऑप्शंस की, पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शन में आपको खरीदने का राइट दिया जाता है कि मतलब आप खरीद सकते हो और आप नहीं भी खरीद सकते हो। पुट ऑप्शन में दूसरी पार्टी को, मतलब कि जो बेचने वाली पार्टी होती है, कि आप बेच सकते हो बट ऑब्लिगेशन ये है कि बेचना ही है। ठीक है, अगेन वही प्रीमियम पे करते हो आप वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के, और आप इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो कि आपका प्रॉफिट होने का चांस बने। अब जो ये प्रीमियम होता है ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि हाँ इतना ही प्रीमियम देना है हमें। इसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है प्राइस डिसीजन का। ऐसे नहीं है कि किसी का कुछ भी मन किया वो कॉन्ट्रैक्ट पे, हाँ कि हाँ हम ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, मैं तो इतने में ही तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट बेचूंगा। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज मेथड फॉलो किया जाता है जिसमें आपका ऑप्शन का प्राइस यानी कि प्रीमियम डिसाइड किया जाता है कि हाँ इस ऑप्शन का इतना प्रीमियम रहेगा, आप अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे हम ये भी देखेंगे जब हम ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो ऑप्शन होते हैं आपके जो क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वो टू टाइप्स में होता है, यूरोपियन एंड अमेरिकन। ओके, वो हम आगे वीडियोस में बात करेंगे, इसमें नहीं बात करेंगे। इसमें बेसिकली इतना बता रही हूँ कि हाँ कि यूरोपियन और अमेरिकन स्टाइल के डेरिवेट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, और जो प्रीमियम होता है उसको डिसाइड करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला फॉर यूरोपियन ऑप्शंस होता है विच इज ब्लैक शॉल्स मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्लैक शॉल्स फॉर्मूला है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको फोकस करना होगा। ये एक फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके आप अपनी ऑप्शन प्राइसिंग करेंगे कि आप कितना प्रीमियम पे करेंगे, इसके की फैक्टर्स क्या होंगे कि जो आपका अंडरलाइंग एसेट है उसका प्राइस क्या है, उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है, वॉलेटिलिटी मतलब उसमें फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है ना, और जो आपका ऑप्शन है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, आपका इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड्स एटसेट्रा। वी विल कंसीडर ऑल द फैक्टर्स। एजम्पशंस रहेंगी कुछ, बिकॉज ऑलवेज आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। इतना अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम मैथमेटिक्स में इन थियोरी डील कर रहे हैं देयर विल ऑलवेज बी सम एजम्पशंस, किसी पर्टिकुलर मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो सिमिलरली ब्लैक शोल्स मॉडल में भी कुछ assumptions रहेंगी, वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन द अनदर वीडियो। नेक्स्ट, पुट कॉल पैरिटी। पुट कॉल पैरिटी क्या है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइसेस ऑफ कॉल ऑप्शन एंड अ पुट ऑप्शन विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड द मैच्योरिटी डेट। मतलब कॉल ऑप्शन हमने क्या पढ़ा था कि आपको राइट देता है, जो भी कॉल ऑप्शन खरीदता है उसको वो एक राइट मिलता है कि इन फ्यूचर वो किसी एसेट को, मतलब जिस एसेट के ऊपर वो ऑप्शन लिखा गया है उस एसेट को वो इन फ्यूचर खरीद सकता है और नहीं भी खरीद सकता है, राइट। पुट ऑप्शन में ऑपोजिट था, बेचने के बारे में था। अब कोई एसेट है उसके ऊपर कॉल ऑप्शन भी लिखा जा सकता है, पुट ऑप्शन भी लिखा जा सकता है। तो उस ऑप्शन मतलब दोनों ऑप्शंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अगर हम उनका स्ट्राइक प्राइस मतलब जिस स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर वो लेन देन किया जाएगा वो प्राइस और जो एक्सपायरी डेट है कॉन्ट्रैक्ट की उसको हम सेम करते हैं। ओके, तो उस रिलेशनशिप को हम डिस्कस करेंगे इन पुट कॉल पैरिटी। इक्वेशन डिराइव करेंगे, उस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे, देन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज निकालेंगे। आर्बिट्राज इज वन अनदर लाइक इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि हमने हेजिंग की बात करी, स्पेकुलेशन की बात करी, दोनों में थोड़ा थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, राइट। हेजिंग में हम रिस्क को डील कर रहे हैं, मतलब हम कम कर रहे हैं, और स्पेकुलेशन में तो हम रिस्क उठा रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आर्बिट्राज, आर्बिट्राज पैसा कमाने का वो मौका है जिसमें आपका नेट इन्वेस्टमेंट जीरो होगा। अगेन नेट इन्वेस्टमेंट जीरो होगा, ऐसे नहीं है कि आपने बिल्कुल भी पैसे लगा, इनिशियली आप लगाओगे, बट हम जैसे फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस करते हैं ना, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका ओवरऑल डिस्टेंस ट्रेवल, कि अगर कोई बॉल है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई और वापस ए पॉइंट पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो गया, बट एक्चुअल में डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, ए बी प्लस डी, राइट। तो वही चीज़ है आर्बिट्राज में भी, आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट रहता है वो जीरो रहता है, और वो नेट इन्वेस्टमेंट जीरो पे आप प्रॉफिट अर्न करते हो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। ओके, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। लास्ट, एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस, हेजिंग, स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, हमने हेजिंग के बारे में बात करी, एग्जाम्पल भी किया था। सपोज एक और एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। कोई फार्मर है, उसने अपनी फसल उगाई, राइट। अब उसे लगता है कि कल को उस फसल का प्राइस जो है कम हो सकता है,
कुछ उसको ऐसे सिनेरियो दिख रहे हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस प्राइस फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट वो जो फार्मर है वो एक मार्केट वाले बंदे के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर दोनों जने एग्री करेंगे कि हाँ इन फ्यूचर जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी देन उस प्राइस के ऊपर जो फार्मर है वो मार्केट वाले बंदे को वो जो क्रॉप है सेल कर देगा, राइट। और मार्केट वाला बंदा एग्री करता है मैं इसी प्राइस के ऊपर क्रॉप को खरीदूंगा। अब इन स्पाइट की मार्केट में क्या प्राइस है उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो फार्मर और जो मार्केट वाला बंदा है द ट्रेडर, उन दोनों को उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइडेड प्राइस के ऊपर ही परचेज और सेल करना होगा, ठीक है। तो इन केस अगर मार्केट में प्राइस कम है तो फार्मर विल अर्न द प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो जो मार्केट वाला बंदा है वो फार्मर से कम प्राइस में खरीद के लेटर ऑन मार्केट में जाके ज़्यादा प्राइस में बेच के प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो दिस इज हेजिंग एंड एज वेल एज अर्निंग प्रॉफिट, कि आप हेज भी कर लिया आपने और थोड़ा प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। स्पेकुलेशन, उसमें आप कंप्लीटली आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, ठीक है। अब कोई इन्वेस्टर है वो ऑप्शंस को यूज करके स्पेकुलेशन कर सकता है कि अगर उनको लगता है कि हाँ ये स्टॉक है इसका प्राइस आज ये है और कुछ सिनेरियो ऐसे बन रहा है, फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। तो यूजिंग ऑप्शंस वो अपना प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगा। अब वो कैसे होगा हम इसको ऑप्शंस के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, नाउ इन रियलिटी हमारे पास जितनी भी मनी है द वाइज पर्सन डजंट नॉट इन्वेस्ट ऑल द मनी इन सेम प्लेस, राइट। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने पैसे को एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेगा, राइट। तो वही चीज़ है कि अब अपना पोर्टफोलियो हम कैसे बिल्ड करें यूजिंग डेरिवेटिव्स, कि हम हमारे पास जो हमारे टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो हमें इन्वेस्ट करने की इच्छा है जिसको, है ना, जिसे हमें ग्रो करना है, हम उस मनी को कैसे इन्वेस्ट करें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज यूज़ करके कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो और रिस्क मिनिमाइज हो। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की। कंक्लूजन एंड टेक अवे क्या है, अभी हमने जो पूरा वीडियो में डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में, सुन के ऐसा लगा होगा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बहुत सिंपल है। नो, बट ऐसा नहीं है। जब हम इन डिटेल पढ़ेंगे हम देखेंगे देयर इज सो मच कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन दीज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपने ये वीडियो देखा अच्छा ये तो बहुत सिंपल है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप मार्केट में गए अरे ये स्टॉक है इसको सब बोल रहे हैं कि इसका प्राइस कल इंक्रीज होगा, मैं अभी ऑप्शंस ले लेता हूँ क्योंकि ऑप्शंस में मेरे को ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है और ऑप्शंस यूज़ करके क्या करता हूँ अपना प्रॉफिट अर्न कर लूँगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। जो डेरिवेटिव्स हैं दीज आर द कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद द पोटेंशियल टू मैनेज रिस्क, जनरेट रिटर्न्स एंड क्रिएट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ये कब होगा, आप रिस्क मैनेज कब कर पाएंगे, रिटर्न्स कब जनरेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज कब बिल्ड होंगी, जब आपको इनके बेसिस के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स इज एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग थ्रू द डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। विदाउट नॉलेज अगर आप करने जाएंगे तो आप हाईली चांस है कि आप पैसे को डुबा के आएंगे। इनिशियली मे बी आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा ले, बट जब आप बिगर इन्वेस्टमेंट करेंगे देन यू विल फेस अ ह्यूज लॉस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं पहले उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझ लें, एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझ लें, देन एक वाइज डिसीजन लें कि हाँ ये पोटेंशियल रिस्क है एंड दिस इज द पोटेंशियल प्रॉफिट, डू यू हैव दिस एबिलिटी टू हेज, डू यू हैव दिस एबिलिटी कि आप ये रिस्क उठा सकते हैं, अगर नहीं उठा सकते हैं तो लेट इट गो, राइट। सो इट इज़ ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के बारे में। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस अबाउट द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, जिसमें हम डीप डाउन डाइव कर रहे होंगे एंड मैथमेटिकली समझ रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे कि कैसे क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कैसे ऑप्शन का प्राइस डिसाइड किया जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इफ देयर आर एनी कमेंट्स और एनीथिंग दैट यू want me to know, let me know in the comments, and thank you. Let's meet in another video.